आज का विषय है देवनागरी लिपि का मानकीकरण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो देवनागरी लिपि है उसके दोषों को दूर करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी को हम मानकीकरण कहते हैं। और उससे संबंधी जो पॉइंट्स हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक है। शिरोरेखा यानी ओवरहेड लाइन, यानी जैसे हमने लिखा होना, तो अब जो ये है इसे कहते हैं शिरोरेखा। बीच में कई विद्वानों ने कहा था कि अगर हम शिरोरेखा का प्रयोग ना करें तो हमें लिखने में, हिंदी लिखने में कम समय लगेगा। लेकिन जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उन्होंने मानकीकृत हिंदी के लिए कहा है कि शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई पहली। उसके बाद आ जाते हैं विराम चिन्हों को लेके। तो इन्होंने कहा था कि जो फुल स्टॉप होता है ना इंग्लिश का, जिसके लिए हम ये साइन उपयोग करते हैं, कहते इसको छोड़ के ना बाकी जितने भी चिन्ह हैं ना वो वही लिए जाएंगे जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। ठीक है, बस फुल स्टॉप के स्थान पर ये पूर्ण विराम हम ऐसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, बाकी एज इट इज होंगे, जैसे योजक चिन्ह उनके वाला है, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अल्प विराम, ठीक है, कोमा जो होता है ना, अर्धविराम, उपविराम, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिक सूचक, ठीक है, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, शब्द चिन्ह, तीन कोष्ठक, कोष्ठक ब्रैकेट्स तीन प्रकार के ऐसे, समथिंग समथिंग लाइक दिस, लोप चिन्ह ऐसे, और संक्षेप सूचक चिन्ह और हंसपद। ठीक है, ये कभी आए तो आ भी सकते हैं कि इस चिन्ह का क्या नाम है, तो वहाँ उसके लिए आप याद रख सकते हो। पर इसमें से आप यही बता के कि पूर्ण विराम को छोड़कर हिंदी में शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण किए जाएंगे जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे करके दो उदाहरण दे दीजिए। और नोट्स के लिए या फिर अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो ना तो उसके लिए आंसर में इतना इनफ है, बाकी की जानकारी रखिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं अंग्रेज़ी शब्द। तो अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग ज़रूरी होने के कारण आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जैसे कि अभी आ की मात्रा इसके भाई ये किया जाए किस ध्वनि के लिए, ओ की ध्वनि के लिए। ठीक है, ये मानकीकृत हिंदी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें उदाहरण क्या क्या दे रखा है, कॉलेज, हॉल, मॉल, टॉकीज, ऑफिस। अभी ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ी से एज इट इज़ हिंदी में आ चुके हैं, जिनका हम बहुत रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। तो ऐसी ध्वनियों के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा कि आ की जो है ना उसके ऊपर ये अर्धचंद्र बना दीजिए आ की मात्रा के ऊपर, तो वो ओ ध्वनि का सूचक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है उर्दू शब्द। उर्दू से आए अरबी फ़ारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, जो हिंदी में बहुधा ही उपयोग में आते हैं और जिनकी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है हिंदी रूप में, जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कलम, किला, दाग। तो जैसे नुक्ता हिंदी में प्रचलित नहीं है, नुक्ता ये जो डॉट होता है। ठीक है, अतः देवनागरी की मूल हिंदी वर्णमाला में नुक्ते को नहीं रखा जाना चाहिए। उर्दू के जो शब्द हिंदी में आत्मसात कर लिए गए हैं वहाँ नुक्ते का के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। वी डोंट हैव टू यूज़ इट। उर्दू के मूल पाठ साहित्य का लिप्यंतरण करने में नुक्ता का प्रयोग चलता रहेगा। अगर हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो जैसे कलम हो गया, किला हो गया, दाग हो गया, इसमें नुक्ते का प्रयोग आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आते हैं हमारे पास श्रुति मूलक य और व। क्रिया रूपों में श्रुति मूलक य और व स्वर के रूप में ही प्रस्तुत हों, जबकि शेष य और व ही लगाया जाए। जैसे जाना क्रिया है तो गया, गई, गए। लेकिन अन्यथा य का प्रयोग नया विशेषण जैसे नया, नई, नए में किया जाए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पॉइंट समझने के लिए, तो ये जो है अगर कॉलेज स्टूडेंट बना रहे हैं नोट्स तो इस पॉइंट को रहने दो। थोड़े से ना इजी पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जैसे संयुक्त वर्ण है तो मानकीकृत रूप में संयुक्त वर्णों का कैसे प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम खड़े पाए वाले व्यंजनों में देखेंगे, फिर अन्य व्यंजनों में देखेंगे, और फिर
देखेंगे कि किस में संयुक्त वर्णों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले खड़ी पाई वाले व्यंजन देखते हैं, जैसे ख हो गया, व हो गया, श हो गया। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाएंगे। अगर संयुक्त अक्षर हम बनाने जैसे ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, तो इनकी जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से आगे हम अन्य व्यंजन जैसे देखते हैं क और फ, इनमें हुक का जो ये जो हुक है ना, ये इसके आधे भाग को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं संयुक्त में, पक्का में, दफ्तर में, ठीक है। उसके बाद जो आएगा अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ और ह, इनके जो संयुक्त अक्षर हैं वो हलंत चिन्ह लगाकर बनाए जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं वांग्मय, वांगचू, उच्छ्वास, लट्टू, बूढ़ा, चिन्ह, ब्रह्मा, ठीक है। लेकिन द के साथ अर्ध स्वर य और व आने पर हलन चिन्ह के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे हम बहुत जगह देखते हैं ना विद्या, तो ये जो है द के साथ अर्ध स्वर मिला है य या फिर व, तो विद्या, विद्यालय, विद्यमान, ठीक है। और व के साथ हम देखते हैं जब द मिला द्विवेदी, द्विधा, तो इसको मिलाने के बाद जो बनता है संयुक्त व्यंजन, उसी को हम प्राथमिकता देंगे। तो संयुक्त अक्षरों में हमें 3 सब पॉइंट्स मिल गए, खड़ी पाई वाले व्यंजन और अन्य व्यंजन, सॉरी 2, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रसर्ग। प्रसर्ग आपको पता है कर्ता ने कर्म को इस तरीके से। तो हिंदी में जो प्रसर्ग हैं वो सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग, लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे राम ने, राम को, राम से। लेकिन वही बात अगर सर्वनाम की जाए तो सर्वनाम में इन शब्दों को यानी प्रसर्गों को मिलाकर लिखा जाएगा। तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, मुझको, मुझसे, ठीक है। और अगर सर्वनाम में 2 प्रसर्ग हों तो पहले वाले को तो मिलाकर और दूसरे वाले को पृथक लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए, इसमें से, ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्त क्रियापद, जो अगर मान लो 2 क्रियाएं होंगी, जैसे यहाँ पे है पढ़ना और करना, ठीक है। तो इसमें जो 2 क्रियाएं हैं इनको अलग अलग लिखा जाएगा। उसके बाद आता है योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? द्वंद्व समास में, जैसे राम लक्ष्मण, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन। और कहाँ होगा? समता सूचक, मतलब किसी को किसी के समान बोलना कि तुम सा होशियार, छुरी सी जुबान, एक समानता बता रहे हैं ना। तो द्वंद्व समास में, समता सूचक में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और तत्पुरुष समास में, लेकिन सिर्फ वहीं जहाँ पे उसके बिना भ्रम होने की संभावना है, मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है जिसमें, तो ऐसे तत्पुरुष समास में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए भू तत्व। तो 3 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ, बट फिर भी आगे देखना है तो और है यहाँ पे, जैसे जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या, इनमें हमें जो है हाइफन या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखते हैं अवयव, ठीक है। अवयव भी हैं वो पृथक लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ तक, आपके साथ, ठीक है। उसके बाद आता है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। अनुस्वार जो है उनके प्रयोग को लेके कहा गया है जहाँ पर पंचम वर्ण यानी पंचमाक्षर जो हम देखते हैं ना, अंग, इय जैसे, उनके बाद ये जो स्वर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पंकज, गंगा, चंचल, मंजूषा, कंठ, संत, ठीक है। अगर आपने पंचमाक्षर, आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी होगी, आपको पता होगा। तो अगर वो सेम वर्ग के हैं यानी कवर्ग, ठीक है, टवर्ग, यहाँ वाले हैं, सजातीय हैं, तो सवर्गीय हैं, तो उनके लिए उस ध्वनि को अंकित करने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है एक और चीज़, पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में यानी डबल आ रहा है ना, तो वो भी अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति। अब आ जाते हैं हम चंद्रबिंदु पे, ठीक है। तो चंद्रबिंदु को लेके कहा गया है कि इसका उचित ढंग से प्रयोग अनिवार्य है, ठीक है। और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल तद्भव और देशित शब्दों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे आँख, चांद, आंत, दांत, गांठ, ठीक है।
और चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है। अब कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है अगर आप अनुस्वार और चंद्रबिंदु में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। इन्हें पढ़ो, इन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हंस, हंस, अंगना, अंगना। ठीक है, इसमें आप देखेंगे एक में जो है वो हंसने की क्रिया है, ठीक है, और एक में पक्षी है। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एग्जाम्पल, तो इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। बट हंस और हंस, इसमें आपको पता चल गया कि अगर चंद्रबिंदु का सही जगह से प्रयोग ना किया जाए तो भ्रम उत्पन्न रहने की संभावना रहती है। अब आता है विसर्ग। आपने देखा होगा बचपन में ना, दुख को ऐसे भी लिखा जाता और ऐसे भी, ठीक है। तो उसके लिए जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या कह रहा है कि यदि हिंदी में ग्रहित तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है तो विसर्ग के बिना ही उसे लिखा जाए, जैसे दुख सुख के साथ ही में दुख सुख आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत के जिन शब्दों में इसका प्रयोग हो रहा है वे शब्द संधि या समास के साथ तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो वहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे दुखानुभूति, दुखांत, ठीक है। उसके बाद आता है कि तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है तत्सम में, ठीक है। यह तद्भव में था कि तद्भव में लोप अगर हो चुका है तो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तत्सम शब्द हैं उनमें उपयोग होना चाहिए, जैसे अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः, ठीक है। इसमें अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो गलत माना जाएगा, वो अशुद्धि मानी जाएगी। आगे हम देखते हैं हलंत चिन्ह। पहले जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो अगर व्यंजन के नीचे लगा, अगर हलन चिन्ह लगा हुआ है तो वो जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, ठीक है। अब अगर इसके हम उदाहरण देखें या इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो संधि में इसका बहुत प्रयोग होता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे जगत शब्द है, इसमें आप हलन चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब इसी से बना क्या है, जगदीश, ठीक है, जगत का ईश्वर। तो इसमें आप इसका संधि विच्छेद करोगे ना, तो जगत, त में हलंत आ गया, जमा में ईश, तो यहाँ पर हमें हलन चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ संस्कृत से लिए गए अव्ययों में हल चिन्ह मूल भाषा के अनुसार अपरिवर्तित रहेगा, जैसे अर्थात, आत्मसात, ये संस्कृत से लिए गए ना एज इट इज़, इसलिए यहाँ पे हलन चिन्ह आना ज़रूरी है। पश्चात, अकस्मात, ठीक है, इन सब में। उसके बाद आता है अवग्रह। संस्कृत पदों में संधि के अ वर्ण के लोप को संकेतित करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोहम, ठीक है। तो जहाँ पर इस वर्ण का लोप होगा तो उसको संकेत करने के लिए अवग्रह, ये वाला चिन्ह हमें कुछ जगह पे देखने को मिलता है। मुझे लगता है अभी हमने ना नोट्स के लिए मोर देन इनफ पॉइंट्स कर लिए हैं। एक बार हम देखते जाते हैं कि हिंदी वर्तनी की मानकीकरण के लिए हमने कितना पॉइंट्स किया। सबसे पहले संयुक्त वर्ण के लिए खड़ी पाई वाले व्यंजन 1, फिर उसके बाद हमने देखा अन्य व्यंजनों को कैसे करेंगे 2, फिर आ गया था प्रसर्ग 3, स्वरनाम के लिए 4, फिर संयुक्त क्रियापद 5, योजक चिन्ह 6, 7, फिर आ जाते हैं अवयव 8, अनुस्वार और चंद्रबिंदु 9, 10, फिर आ जाता है हमारे पास विसर्ग 11, हलन चिन्ह 12, अवग्रह 13, और आगत शब्दों को लेके उर्दू 14 और अंग्रेज़ी शब्द 15, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और हो गया, अन्य नियम 16। तो इतना आंसर राइटिंग के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है तो आप ये देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।